राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। इस कंपनी का आईपीओ आया है। सो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आईपीओ में हम कितना प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम कर सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स को रिसर्च करके हम लोग किस नतीजे के ऊपर में पहुंचते हैं, इस एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग तय करेंगे। बाकी आप भी हमारे साथ में अपने एनालिसिस कर सकते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन जो भी आप बनाते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ में अगर कंपनी की हम लोग चर्चा करते हैं, इससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि कंपनी का बेसिक आईपीओ की डिटेल्स क्या है। सो यहाँ पे 22 मई से 27 मई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और 383 रुपये पर शेयर का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। यहाँ पे 128 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी उठा रही है, जो कि कंपनी के पास में जाने वाले हैं 128 करोड़ रुपए, और बाकी 470 करोड़ रुपए जो है कंपनी में ऑलरेडी जो लिस्ट जो प्रमोटर लोग हैं और जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर लोग हैं वो यहाँ पर इतने रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रमोटर लोग हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा रुपए के शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, जबकि कंपनी के पास में बहुत कम रुपए जाने वाले हैं। सो लगभग यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा रुपए जो है वो इस आईपीओ के थ्रू जो है शेयर होल्डर लोग बेच रहे हैं जितना कंपनी को चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको शेयर्स बेचने हैं मार्केट में। इस आईपीओ इसको मतलब डिटेल्स को देखते हुए ये नज़र आ रहा है। तो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कंपनी की हालत खस्ता है, वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे। साथ में इस आईपीओ के थ्रू कंपनी के अंदर में पैसा इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के पास में जो शेयर होल्डिंग जो है वो मालिकों की 41% इसके पहले थी और 40 और लगभग 35% के आसपास में स्टिल रह जाने वाली है आईपीओ के बाद में भी। अगर हम लोग देखते हैं आज के दिन तो यहाँ पर 18% के आसपास में अमित रमानी के आसपास में पास में है, और पीक ये जो 15 है इनके पास में 22% के आसपास में शेयर होल्डिंग है। सो यहाँ पर ये जो है लगभग 66 करोड़ के शेयर्स, 66 लाख शेयर्स लगभग बेच रहे हैं, बाकी ये अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग आपको 30 से 35% के आसपास में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है, और बाकी ये जो शेयर्स हैं ये भी बंदे अपने शेयर्स बेच रहे हैं लगभग 30% के आसपास में, और ये बंदा भी लगभग 30% के आसपास में शेयर्स बेच रहे हैं इस कंपनी के। सो अच्छा खासा जो शेयर्स होल्डिंग है वो कम हो जाने वाली है, जो ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं उनके पास में से। सो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कंपनी के लिए। मालिक लोग क्यों निकल रहे हैं जबकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। कंपनी को ज़रूरत है तो फिर कंपनी में पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं, दैट्स नेगेटिव पॉइंट, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज के दिन पैसा उठाना क्यों चाह रही है, सो उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कंपनी करती क्या है। सो कंपनी बेसिकली जैसे नाम में लिखा हुआ है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, ऑफिस तो मत जाना, सिंपली ऑफिस, जो हम लोग ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए वो ऑफिस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ऑफिस आ रहा है। तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है जिन लोगों को ऑफिस चाहिए काम करने के लिए बैठ के, या फिर छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते हैं, या फिर किसी को घर पे काम करना पसंद नहीं है, एक कमर्शियल स्पेस चाहिए वहाँ पर बैठ के काम कर सके, या फिर कोई बड़ी छोटी मोटी कंपनी जिसको एक ऑफिस के हिसाब से स्पेस चाहिए, राइट, जैसे 10 सीटिंग का कैपेसिटी का एक छोटा मोटा ऑफिस चाहिए, तो उन लोगों को एक किराए के ऑफर में ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये कंपनी किस तरीके से काम करती है, ये बड़ी जो एक जो बिल्डिंग होती है उसको किराए पे उठा लेती है, या फिर कोई बड़ी ज़मीन या फिर जो बड़ी जगह को किराए के ऊपर में उठा लेती है, फिर उसको ऑफिसेज में कन्वर्ट कर देती है छोटे मोटे, राइट। जिस तरीके से भी डिमांड होती है मार्केट में किराए पे किराएदारों की, उस हिसाब से हमको कन्वर्ट कर देती है ऑफिस स्पेसेज में। और फिर अब जैसे मान के चलिए ये जो कंपनी इसने किराए पे उठा ली पूरी जगह और बाद में इसने कन्वर्ट कर दिया छोटे मोटे ऑफिसेज में, और फिर वहाँ से ये किराए लेगी जिन भी जो भी वो जो सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ऑफिसेज लेंगे उनसे किराया, तो बीच में ये पैसा कमाती है। तो यहाँ पर इनके पास में 2 मॉडल हैं इन कंपनी के पास में। तो एक मॉडल है स्ट्रेट लीज, SL मॉडल है इनके पास में, और एक जो मॉडल है जो कि अरेंजमेंट वाला मॉडल है। तो जो डायरेक्ट जो एक तो ये मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल, और एक है SL मॉडल, स्ट्रेट लीज मॉडल। सो यहाँ पे जो स्ट्रेट लीज मॉडल है उसके थ्रू 33% के आसपास में इनके पास में सीटिंग है, और मतलब बेसिस पे इनके पास में स्पेस है। और जो मैनेज्ड एग्रीगेशन जो मॉडल है इसके थ्रू जिनके पास में सीटिंग है वो है 66%। सो SL मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो जगह है वो किराएदार से खरीद लेते हैं, मतलब किराए पे ले लेते हैं, और फिर बाद में उसको डेवलप करते हैं अपना पैसा लगा के, इन्वेस्ट करके, और फिर उसको महंगे किराए के ऊपर में ऑफिस स्पेसेस को बेचते हैं। एक मॉडल तो ये हो गया। दूसरा मॉडल है कि
जो किराया जिसकी वो ज़मीन है या जिसकी वो ऑफिस है, जिसकी वो जगह है, उसके साथ में मिल के ये काम करते हैं। सो दोनों मिल के पैसा लगाते हैं 70-30% के रेशियो के अंदर में। 70% जो कि मालिक है उस जगह का वो लगाएगा, और ये एज ए ऑपरेटर वहाँ पे काम करते हैं, राइट। अब जो भी प्रॉफिट आता है वो जगह जब भी वो किराए के ऊपर में देते हैं दूसरे ऑफिसेज वालों को, तो वहाँ से जो भी किराया आता है, जो प्रॉफिट आता है, वो ये 70-30% में बांट लेते हैं। सो ये वहाँ पर एज एन ऑपरेटर भी काम करते हैं। सो दो मॉडल इनके पास में है कि पहले ज़मीन को पूरा को, जगह को पूरे किराए पे ले लो, फिर उसको डेवलप करो, पूरा पैसा आप खुद की तरफ से लगा के, और फिर से फिक्स किराया दे रहे हैं जिनसे इन्होंने किराए पे लिया है, और वहाँ से फिर ये अपने हिसाब से जो भी किराया चार्ज करते हैं ऑफिस वालों को, जिनको भी एक किराए पे ऑफिस दे रहे हैं, उनको जितना भी ज़्यादा करेंगे वो इनका प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट। वहाँ पे दिक्कत ये है एसएल मॉडल के अंदर में कि वहाँ पर इनको लीज का पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहिए आगे ऑफिस पैसे जनरेट करके पैसा कमा पाएँ या ना कमा पाएँ। और दूसरा जो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है, इसके अंदर में क्या है कि अगर ये पैसा कम भी कमा पाएंगे तो क्या होगा कि इनकी तो शेयरिंग है, जो भी प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। सो आज के दिन जो 66% जो इनके पास में स्पेस है, ये मैनेज एग्रीगेशन मॉडल से ही है। तो अगर जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना ही इनको कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, डेवलप करने में पैसा लगा नहीं। और 33% जो इनके पास में जगह है वो एसएल मॉडल पे है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क फील होता है। सो ये बेसिकली इस तरीके से काम करती है। तो अब आज के दिन ये पैसा उठा रही है 128 करोड़ रुपीज़, उसमें बोल रही है कि हमें और ज़्यादा जो नए सेंटर्स हैं, ऑफिसेज वगैरह खोलने हैं, दोनों ही तरीक़ों से, एसएल मॉडल से भी और एमए मॉडल से भी, दोनों से ही। और जो बाकी पैसा है यहाँ पर, कुछ पैसा वो इनको पैसे की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कि पैसे कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए, जो ऑफिस स्पेसेस ऑलरेडी हैं उनको मेंटेनेंस में भी पैसा चाहिए। सो वहाँ पर जो रेगुलर पैसा लग रहा है उसके अंदर पैसे को लगाने के लिए अब ये नए ऑफिसेस खोलेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, और जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा लगाने वाले हैं। यहाँ पे देखना, इन्होंने एक जगह नहीं कहा कि इनको लोन का जो पैसा है उनके पास में लोन उतारने के लिए ज़रूरत है पैसों की, इन्होंने एक भी जगह नहीं कहा है ऐसा। तो ये लोन उतारना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर मुझे कुछ दिक्कतें भी नज़र आई हैं, उन दिक्कतों की भी चर्चा करेंगे। पहले इनको देख लेते हैं कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट्स इनके काम कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो इनके एसेट्स हैं वो तो जैसे जैसे ऑफिसेज खोल रहे हैं तो इनके एसेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, सीधी सी बात है। इनकी जो कमाई है जो सेल कर पा रहे हैं, राइट, रेंट के ऊपर में जगह दे रहे हैं ना, अब रेंट के ऊपर जगह दे रहे हैं तो इतने रुपये ये हर साल जो है रेंट से कमा रहे हैं। तो 2021 में 216 करोड़ रुपए कमाए, फिर 278 करोड़ रुपीज़ कमाए, फिर 565 करोड़ रुपीज़ कमाए, फिर 633 करोड़ रुपीज़ कमाए। अब ये खर्चा भी हो जा रहा है। फिर खर्चा होने के बाद में जो प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं 42 लाख रुपए नेगेटिव में गए, फिर 57 लाख नेगेटिव में गए, फिर 46 लाख नेगेटिव में गए। यहाँ पे देखो किराया बढ़ता जा रहा है, मतलब किराया जितना वो बढ़ता जा रहा है, कमाई अच्छी खासी चल रही है, बट फिर भी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे भी रीजंस हैं बहुत अच्छे अच्छे इनके पास में। इनके पीछे क्या रीजंस हैं उसकी अगर चर्चा करते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रॉफिट में अभी तक आ नहीं पाए, जबकि इनके पास में अच्छा खासा रेंट आने भी लग गया है, राइट। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया बहुत बड़ा। इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो भी अच्छी खासी है, फिर भी ये 70% के आसपास में इनकी ऑक्यूपेंसी है, बट स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। दैट्स ए वेरी नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो बेंगलुरु के पास में, इनके पास में जितना भी स्पेस है उसका 75 to 80% जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है, 80 से 85%, 70-75%, 80। सो लगभग हर जगह हम एवरेज देखते हैं तो 80% के आसपास में इनकी ऑक्यूपेंसी है, बट स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, राइट। अब ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि ये मैनेज्ड वाले एमए मॉडल से भी काम करेंगे तो यहाँ पे 30% ही इनका नेट प्रॉफिट से बच का खर्चा हो जाएगा अच्छा खासा, राइट। दूसरा अगर लीज मॉडल पे भी काम करेंगे तो वहाँ पर ये पहले खर्चा कर देते हैं, और बाद में जो है अगर ऑक्यूपेंसी 80% भी रहती है तो फिर भी इनका किराया तो फिक्स जा ही रहा है, राइट। कि खुद का कुछ स्पेस अभी है नहीं, राइट। खुद के कि मैं ऑन करता हूँ सारी बिल्डिंगों को, अब यहाँ पे मेरा खुद का किराया तो कहीं जा नहीं रहा है, बस एक बार डेवलप कर दिया काम बन गया, ऐसा कुछ इनके पास में है नहीं। तो वो दिक्कत इनको फ्यूचर में रहने वाली है, जिसकी वजह से इनको फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमा पाए वहाँ सवाल खड़ा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ी सी और दिक्कतों की अगर बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर में मल्टीपल केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। अगर हम लिटिगेशंस की बात करते हैं यहाँ पर, सो मेनली जो लिटिगेशन मेरे को तंग करता है वो है ये वाला, कि अगर हम लिटिगेशन को देखते हैं
तो बाय द कंपनी 2 लिटिगेशंस कंपनी ने कर रखे हैं जिनके ऊपर में कंपनी को 75 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है अगर कंपनी जीत गई तो। अगेंस्ट द कंपनी यहाँ पर टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिनके अंदर में कंपनी को 53 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है अगर कंपनी हार जाती है तो। और यहाँ पर दूसरी दिक्कत ये है कि अगेंस्ट द डायरेक्टर और बाय द डायरेक्टर। सो अगेंस्ट द डायरेक्टर 210 करोड़ रुपए का केस चल रहा है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और टैक्स प्रोसीडिंग भी है। सो इनके जो डायरेक्टर हैं और प्रमोटर लोग हैं उनके ऊपर में केसेस चल रहे हैं, दैट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और मेनली जब हम केसेस की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इनके पास में एक कंपनी है जो कि इसका नाम है एनक्यूबे प्लानिंग एंड डिजाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आई इस कंपनी का मेन प्रमोटर है वो ही इस कंपनी के अंदर में इंक्लूडेड है, राइट। तो उनके खिलाफ में लिटिगेशन है, दैट्स अंडर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और मेनली ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर में मेन जो सेक्शन ये जो इश्यूज आ रहा है वो ये आ रहा है कि इन्होंने काम तो करवा लिए बट पेमेंट नहीं किए। और जो केसेस हैं वो कुछ तो 2012-13 के हैं, कुछ 2021-22 के हैं। सो द थिंग इज कि कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है जिनकी वजह से इनके ऊपर में केसेस हो रखे हैं। साथ में ही इनकी जो ये कंपनी है एनक्यूबे इसके ऊपर में ईडी के भी केसेस हो रखे हैं, ईडी और पीएफआरडीए के अंडर में भी केसेस हो रखे हैं। ये देख लो मोटेक फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड ने एनक्यूबे के खिलाफ केस कर रखा है, एमएस इलेक्ट्रॉनिक एंटरप्राइजेज ने भी अगेन एनक्यूबे के खिलाफ कर रखा है, राइट। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इस कंपनी के खिलाफ हो रखा है। तो मल्टीपल केसेस यहाँ पर हो रखे हैं जो कि फ्यूचर में इस कंपनी को कोर्ट की कचहरी के चक्कर लगवाने ही मतलब लगते ही रहने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ा खर्चा भी कंपनी को उठाना पड़ सकता है। अगर हार जाएगी तो फिर बड़ा उठाना ही उठाना है और बाकी कोर्ट केसेस में वैसे खर्चा लगते ही रहना है। और अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड प्रमोटर चल रहे हैं केसेस, तो दैट शोज कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो खुद ही ग्रे एरिया में आ रखा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सवाल पैदा हो जाता है कि क्या सही हाथों में कंपनी है। मेरा जो मतलब सवाल उठ रहा है एनालिसिस को देखते हुए। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के अगर प्रॉफिट्स एंड बैलेंस शीट को अगर देखते हैं हम यहाँ पर, सो यहाँ पर रेगुलरली कंपनी का रेवेन्यूज हैं वो बढ़ रहे हैं कस्टमर से, दैट्स गुड। यहाँ पर डेटा देखना मिलियंस के अंदर में है। सो यहाँ पर 178 करोड़ है, ये 257 करोड़ है 2023 के अंदर में। सेल बढ़ रही है यहाँ पे, इनकम्स टोटल इनकम जो है वो बढ़ रही है। बट द थिंग इज कि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट है, इसको देखना आप, ये भी रेगुलरली बढ़ रहा है। ये 9 महीने का डेटा इसलिए यहाँ पे 69 करोड़ हैं। ये अगर आप लोग 3 महीने क्वार्टर और देखोगे तो ये लगभग 80 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा, राइट। तो फाइनेंस कॉस्ट रेगुलरली बढ़ रही है जिसकी वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि देखो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट तो ये तो बढ़ती रहेगी क्योंकि ये किराया, वो जो किराया है वो तो देते ही रहना पड़ेगा। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स ये भी रेगुलरली इनको देते, इनका खर्चा होता ही रहना पड़ेगा इनका। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ ट्रेडेड गुड्स, ये इन्वेंट्री है ये इसका भी, इसको तो नेगेटिव में करने के लिए, माइनस करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये होते ही रहने हैं क्योंकि कंपनी अगर बढ़ेगी, ऑफिस बढ़ेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, ये भी बढ़ता ही रहेगा। नाउ द थिंग इज कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है कि जब किराया बढ़ा दे कंपनी, राइट। और किराया अपने हिसाब से नॉर्मली बढ़ता है। तो किराया भी अगर बढ़ेगा तो एमए मॉडल के अंदर में मोस्टली ये काम करते हैं। तो अगर किराया बढ़ेगा भी तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो कौन लेके चला जाएगा, जो कंपनी जो जिसका वो स्पेस का जो मालिक है वो लेके चला जाएगा, राइट। सिर्फ 33% स्पेस है जो कि किराए पे है। तो अगर कल हर 3 साल में इनका जो किराया है, जो इन्होंने किराए पे जगह ले रखी है, वो किराया हर 3 साल में 15% से बढ़ जाएगा। तो जितना एक्सपेंस किराया बढ़ेगा ऑफिस वालों के लिए बढ़ाएंगे उतना ही उनका अगेन स्पेस का किराया बढ़ जाएगा। सो मुझे यहाँ पर डाउट है कि ये फ्यूचर में कब तक प्रॉफिटेबल हो सकती है, राइट। तभी तो इसके जो मेनली जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर शेयर्स बेच बाच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि इनका एक चीज़ और डेटा को दिखा देता हूँ आपको कि जो इनकी बैलेंस शीट है जिसकी आज के दिन साइज जो है वो 1352 करोड़ रुपए की है। 1352 करोड़ रुपए में से ट्रेड्स पेएबल जो है, करंट लाइबिलिटी जो इनको इस साल चुकानी है वो है 411 करोड़ रुपए। और जो इनके पास में करंट एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स ही 272 करोड़ रुपए के हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्यू अगेन खड़ा हो जाता है कि इनके पास में वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव में है। सो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में होगी तो अगेन इनको एक लोन उठाना पड़ेगा, लोन उठाना पड़ेगा तो अगेन इनको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा तो अगेन
जो इनका नेगेटिव में फिर चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर इनके आप मेरी जो फेवरेट चीज़ है ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि इसकी इस साल पिछले साल जो है पिछले 6 महीनों के अंदर में 40 करोड़ रुपए से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, जबकि इनके नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो नेगेटिव में जा रहे हैं। जो ऑलरेडी जो माल बिक चुका है या फिर किराया जो है इनको आना चाहिए वो नहीं आ रहा, वो उधारी में चला जा रहा है, रिसिप्ट कट जा रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है। नाउ दैट अगेन शोज कि कंपनी को वर्किंग चलाने के लिए अगेन लोन लेना पड़ेगा, तो फिर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर से अगेन कंपनी नुकसान में ही जाती रह रही है। सो द थिंग इज कि कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है अपने जो सिस्टम है धंधे को, तो प्रॉफिटेबल कैसे करना है इस धंधे को वो समझ में नहीं आ रहा है कंपनी को। अब इनके पास में जो अदर इनकम के सोर्सेज जो होते हैं वो अगर कंपनी किसी तरीके से बढ़ा लेती है, क्योंकि बिजनेस वाले जो तरीके हैं उनसे तो इनकम बढ़ नहीं रही है, और जो अदर इनकम के जो सोर्सेज हैं उनको अगर कंपनी किसी तरीके से बढ़ा ले तो फिर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं भी, जैसे एडवर्टाइजमेंट करके किसी तरीके से कोई दूसरे तरीके से। तो 2021 तक तो ये अदर इनकम कर पा रहे थे, बट अभी जो है अदर इनकम भी इनकी घटती जा रही है। दैट शोज कि अदर इनकम की भी दिक्कत बढ़ रही है, मतलब अदर इनकम भी कर नहीं पा रही है। सो ओवरऑल जो मेरा इस कंपनी के बारे में व्यू बन रहा है ना वो नेगेटिव बन रहा है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा केसेस की वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैनेजमेंट के जो मेन लोग हैं, प्रमोटर जो लोग हैं, डायरेक्टर जो लोग हैं, उनके ऊपर में जो मेन आदमी है। दूसरा, एग्जिट कर रहे हैं मेन इन्वेस्टर लोग हैं। थर्ड, इनकी जो बैलेंस शीट है उसके पॉजिटिव प्रॉफिटेबल फ्यूचर में होने के चांसेस मुझे थोड़े से नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। कंपनी रिकवर कर नहीं पा रही है, मैनेजमेंट के ऊपर में सवाल उठ रहे हैं। सो दिस कंप्लीट सिनेरियो शोज कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो जाए और एक क्वार्टर में कम से कम 2 से 3 क्वार्टर लगातार प्रॉफिटेबल ना हो जाए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तक जीएमपी अगर इस कंपनी का आज के दिन देखते हैं तो 20% के आसपास का है। सो अगर आप लोगों को अगर ये जीएमपी लास्ट जो डे है अप्लाई का, जो कि 27 मई तक अगर ये ठीक ठाक मतलब 20% से ऊपर या 25% से ऊपर अगर आपको मिलता है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए। उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लग रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और कल फिर मिलते हैं एक नए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।